नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और वो टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। अब पारिस्थितिकी और पर्यावरण को जब हम पढ़ लेंगे तो फिर इसके प्रभाव आपको पता चल जाएंगे कि इसके मानव जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव होते हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकी की हम बात कर रहे थे, एक एक करके इकोलॉजी की हम बात कर रहे थे और इकोलॉजी के विभिन्न स्तरों के बारे में मैंने बताया था। इसमें सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं व्यष्टि। व्यष्टि कहा था, या इसको जीव बोलते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। व्यष्टि से मिलकर बनता है समष्टि, पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या का निर्माण होता है और जनसंख्या से मिलकर बनता है फिर आपका क्या बनता है, समुदाय बनता है। समुदाय या इकोलॉजिकल कम्युनिटी की बात होती है। अब इसी कम्युनिटी के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देख लिया। कम्युनिटी के अंदर हमने प्रजाति की संकल्पनाओं को देख लिया, चाहे वो आपकी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट हो, बायोलॉजिकल, और चाहे वो जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट हो, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया। फिर हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जीवों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन पाया जाता है, इंटरेक्शन पाया जाता है। तो इंटरेक्शन की बात की थी यहाँ पर, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। तो यहाँ पर इंटरेक्शन की हमने बात की थी। फिर जीवों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है। और ये इंटरेक्शन कैसा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है। अंतरक्रिया, इंटरेक्शन मतलब अंतरक्रिया। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इंटरेक्शन जीवों के बीच में होता है उसी की हम बात कर रहे थे। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कुल मिलाकर। अब इस इंटरेक्शन की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति के अंदर, एक ही प्रजाति के जीवों के अंदर, चाहे भोजन को लेकर, प्रजनन को लेकर, पोषण को लेकर, आवास को लेकर या सुरक्षा को लेकर अगर कोई कंपटीशन होता है तो वो कैसा कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक कहलाएगा। अगर हम बात करें एक से दो या दो से अधिक ज़्यादा प्रजातियों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए इसको द्वारा से, यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी किसकी है, उत्पादकों की कम्युनिटी है। उत्पादक हैं इसके अंदर, और उत्पादक क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो उत्पादकों में मान लीजिए G1 पौधा है, G2 पौधा है, G3 पौधा है, G4 पौधा है। तो इसमें इस एक ही कम्युनिटी के अंदर जो जीवों के अंदर आप इंटरेक्शन देखेंगे, G1 की G2 से, G3 से, G4 से आपस में इंटरेक्शन होगा इस तरह से। दूसरा मान लीजिए हम बात करें शाकाहार, एक कम्युनिटी यहाँ पर कौन सी है, शाकाहारी जीवों की कम्युनिटी है। और शाकाहारी जीवों में कौन आ जाएगा, मान लीजिए गाय आ गई, भैंस को ले लिया यहाँ पर, ठीक है, बकरी ले ली या हिरन ले लिया। तो ये जो है तो शाकाहारी कम्युनिटी, लेकिन इनके बीच में भी आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन पाया जाएगा। इनके बीच में भी आपस में क्या होगा, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन पाया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक। या हम एक और कैटेगरी ले लेते हैं, मान लीजिए कैटेगरी हमने ले ली, मांसाहार की कैटेगरी ले ली। और मांसाहार में कौन होगा, टाइगर होगा, मान लीजिए लॉयन है, हाइना है। तो इस तरह के जो जीव हैं ये एक कम्युनिटी के हो जाएंगे, मांसाहारी जीव की कम्युनिटी हो जाएगी। तो इनके बीच में भी आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन।
तो ये जो इंटरेक्शन एक ही कम्युनिटी के बीच में है, ये कैसा होगा? प्रत्यक्ष रूप का इंटरेक्शन होगा। लेकिन अगर मांसा इसमें उत्पादक और इधर की तरफ शाकाहार और मांसाहार या अपघटक के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्शन कहलाएगा। अप्रत्यक्ष इंटरेक्शन दोनों के बीच में कहलाएगा, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कहलाएगा। तो उम्मीद है क्लियर होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार का साहचर्य होता है। तो 3 प्रकार के साहचर्य की मैंने बात की थी, तो वहीं पर आ जाते हैं लास्ट पॉइंट जो मैंने छोड़ा था। तो जीवों के बीच में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार से साहचर्य पाया जाता है, कॉपरेशन पाया जाता है। एक मैंने बात की थी किसकी? सकारात्मक साहचर्य, दूसरी मैंने बात की थी नकारात्मक साहचर्य, और तीसरी मैंने बात की थी यहां पर उदासीन साहचर्य। ठीक है, इस प्रकार की हमने बात की थी। तो सकारात्मक साहचर्य में जीव को क्या होगा? लाभ होगा। नकारात्मक से नाम कैसा लगेगा? हानि। और उदासीन का मतलब है ना लाभ होगा ना ही हानि होगी, ना लाभ ना हानि, इस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो यहां तक पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब देखिए बात करें हम किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के मध्य विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से संबंध पाए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित है। तो ध्यान रखें, आगे से अब शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आगे ठीक है, तो इसमें लाइन लिखते चलिए साथ साथ मेरे साथ में ही। किसी समुदाय में उपस्थित जीवों के मध्य किसी समुदाय में उपस्थित जीवों के मध्य विभिन्न प्रजातियों के मध्य या विभिन्न प्रजातियों के मध्य निम्नलिखित प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन की यहां पर बात करेंगे। जैसे एक इंटरेक्शन आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। अब सहजीवी संबंध से सीधा सीधा आप देख सकते हैं, सहजीवी का मतलब क्या होता है कि दोनों को ही लाभ हो, न तो किसी को हानि हो ना ही किसी को नुकसान हो। तो जब दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य एक ऐसा स्थायी संबंध पाया जाता है जिससे दोनों प्रजातियों को ही लाभ होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, तो यह संबंध कैसा कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लें, साथ साथ में लिखते चले जाएं। लिखिए आप लोग, मैं बोलता हूं, लिखो। जब दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य अलग अलग प्रजातियों के मध्य, ठीक है, जब दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य वैसा स्थायी संबंध हो
वैसा स्थायी संबंध हो जिसमें कम से कम एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना होता है। एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना होता है। सहजीवी संबंध कहलाता है। एक को कम से कम एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना होता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। तो जो सहजीवी संबंध है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का संबंध हो जाता है सहजीवी संबंध। एक कहलाता है परजीविता, दूसरा सहोपकारिता और तीसरा हो जाता है सहभोजिता। एक है परजीविता, पैरासाइटिक, सुना होगा आपने, पैरासाइटिक। अब जो पैरासाइटिक सहजीवी संबंध होता है, इसके अंदर आप देखेंगे एक जीव को तो लाभ होता है और एक को नुकसान होता है, लेकिन उससे उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ध्यान रखना, एक के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरे के लिए क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव संबंध होगा और दूसरे जीव के लिए, पहले जीव के लिए पॉजिटिव हो गया, दूसरे के लिए नेगेटिव संबंध हो जाता है। लेकिन इसको बोलते हैं होस्ट। होस्ट की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती। ये ध्यान रखना, इसमें होस्ट की मृत्यु नहीं होती है। जैसे सिर के अंदर बालों में जूं पड़ जाते हैं, तो जूं क्या है? हमारे शरीर के ऊपर जिंदा रहते हैं, लेकिन उससे जीव की मृत्यु नहीं होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं जूं, खटमल, अमरवेल, अमरवेल, कैस्क्यूटा जिसको कहा जाता है, अमरवेल। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये कैसा संबंध है। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, लेकिन उससे उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो परजीविता हो जाएगा। इसी तरह एक और होता है, इसको बोलते हैं सहोपकारिता। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, दूसरा संबंध कहलाता है सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, और म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दोनों को लाभ होता है। ठीक है, सहोपकारिता का मतलब होता है कि दोनों जीवों को इससे क्या होगा? दोनों जीवों के लिए ये पॉजिटिव होता है। दोनों के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, दोनों को लाभ होगा, दोनों को एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों को लाभ होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, दोनों को लाभ। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सबने सुना होगा लाइकेन। सुना है लाइकेन? लाइकेन क्या होता है कि लाइकेन एक शैवाल और कवक, शैवाल और कवक, इन दोनों जीवों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब शैवाल हरे रंग का होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, कवक जो है वो कलरलेस होता है, तो ये जमीन से पानी और खनिजों को खींचने का काम करता है, और इस प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर लेते हैं और आसानी से इनका जीवन यापन होता रहता है। तो
तो एक तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल आप लाइकेन ध्यान रखें, लाइकेन दोनों को लाभ होता है, इनमें से किसी को नुकसान नहीं होता है। और एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सब लोगों ने कोरल सुना होगा, मूंगा चट्टाने, तो एक होता है कोरल पॉलिप, और एक जीव होता है इसको बोलते हैं जूजेंथली। ठीक है, तो ध्यान रखना मूंगा या इसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, और ये कहलाता है जूजेंथली। ठीक है, अब प्रवाल भित्ति, अब इसमें क्या होता है कि जो जूजेंथली होता है ये क्या होता है, एक शैवाल होता है। ठीक है, कलरफुल शैवाल होता है, और ये इसका खोल होता है, प्रवाल भित्ति के खोल के ऊपर ये शैवाल अपना जीवन यापन करता रहता है। तो इससे दोनों का लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ध्यान रखना, सहोपकारिता के दो एग्जाम्पल आपने लिख लिए, एक तो लाइकेन हो गया और दूसरा कोरल पॉलिप और जूजेंथली वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी लिखे हैं, इसको बोलते हैं सहभोजिता। तीसरा एग्जाम्पल है इसका सहजीवी का, इसको बोलते हैं सहभोजिता, और सहभोजिता को कहा जाता है कॉमनसेलिज्म। ठीक है, और इसका क्या मतलब क्या होता है, इससे एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को न लाभ होता है न हानि होती है। तो सिंपल सा आप इसको समझ के चलिए, एक के लिए तो पॉजिटिव होता है मतलब लाभकारी होता है, दूसरे जीव के लिए न्यूट्रल हो जाएगा। क्या? न्यूट्रल या उदासीन। और उदासीन का मतलब है न लाभ न हानि, न लाभ और न ही हानि। तो ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या आ जाते हैं, एपीफाइट प्लांट आ जाते हैं। ये कौन आ जाते हैं? एपीफाइट। एपीफाइट प्लांट्स का मतलब होता है बेल, लताएं, बेल या लताएं। ये बेल और लताएं क्या करती हैं, पेड़ों के तनों को पकड़कर ऊपर की तरफ चली जाती हैं प्रकाश लेने के लिए, क्लाइंबर्स जिनको कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वृक्ष है और सदाबहार वर्षा वनों में ऐसा दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, और जब सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है तो बेल और लताएं क्या करती हैं, इस तने के साथ साथ में ऐसे लिपटती हुई और ऊपर की तरफ पहुंच जाती हैं, और यहाँ पर ये अपना सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते रहते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इनको एपीफाइट कहा जाता है, जो दूसरे पेड़ों के तनों को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का संबंध यहाँ पर हो गया, प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, तो एक तो सहभोजी संबंध हो गया, दूसरा कहलाता है असहभोजिता। असहभोजिता या एमनसेलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये सहभोजी में तीन प्रकार आ गए, उसके बाद असहभोजिता। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अब आगे असहभोजिता। असहभोजिता। असहभोजिता को इंग्लिश में अगर आप लिखें तो इसको हम बोलते हैं एमनसेलिज्म। एमनसेलिज्म। ठीक है, और असहभोजिता का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि इससे एक को न तो कोई लाभ होता है न हानि होती है, और दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, हानि पहुंचती है। तो सीधा इसका मतलब ध्यान रखना, इससे एक जीव तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, न लाभ न हानि, लेकिन दूसरे को इससे क्या होती है, नेगेटिव होता है, दूसरे के लिए
हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे कुछ विशिष्ट रसायन उत्सर्जित करने वाले पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एलिलोपैथी भी कहा जाता है। एलिलोपैथी पादप वर्ग में ज़्यादातर ये पाया जाता है। एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा, ALLELO, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी भी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, टर्म इस्तेमाल ध्यान रखना। एलिलोपैथी का मतलब है, आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा, बरगद का पेड़ आप देखिए, बरगद के पेड़ के नीचे कोई और पेड़ आपको नहीं मिलेगा, या कई प्रकार के ऐसे वृक्ष होते हैं जो अपने नीचे किसी भी अन्य प्रकार के या अन्य प्रजाति के वृक्ष को उगने नहीं देते हैं। समझे कि नहीं? तो ध्यान रखना, ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन दूसरों को नहीं उगने देगा तो क्या होगा? हानिकारक हो गया। तो ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं अन्योन्य क्रिया प्रभाव। एलिलोपैथी का मतलब होता है अन्योन्य क्रिया प्रभाव। क्रिया प्रभाव जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे अन्य किसी भी प्रजाति के पेड़ पौधों का नहीं पाया जाना, नहीं पाया जाना, ये अन्योन्य क्रिया प्रभाव। मतलब ये कि उस विशिष्ट प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन, विशिष्ट प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन पादप वर्गों में ऐसा पाया जाता है, जो दूसरे के वृक्ष को, किसी और प्रकार के पेड़ को उगने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई असहभोज्यता की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। और कंपटीशन में आपको पता ही है, दोनों को हानि होती है, दोनों को ही हानि होती है। तो अगला हम बात करें प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। कंपटीशन तो प्रतिस्पर्धा में आपको पता ही है, विभिन्न प्रकार के सीमित संसाधन हैं, और सीमित संसाधनों के लिए क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होगी। तो लिखिए, इसमें लिख डालिए। तो प्रतिस्पर्धा में बता दूं, दोनों को क्या होती है? हानि। नेगेटिव होता है दोनों के लिए, दोनों जीवों के लिए हानि होती है। तो लिखिए इसके आगे, दोनों के लिए नेगेटिव लिखिए। लिखिए, सीमित संसाधनों की दशा में, लिखिए इसके अंदर, सीमित संसाधनों की दशा में दो प्रजातियों के मध्य, सीमित संसाधनों की दशा में दो प्रजातियों के मध्य संघर्ष, दो प्रजातियों के मध्य संघर्ष भोजन, आवास, प्रजनन, दो प्रजातियों के मध्य संघर्ष भोजन, आवास, प्रजनन, पोषण, सुरक्षा आदि के लिए होता है, आदि के लिए होता है, जिसमें दोनों ही प्रजातियों को हानि होती है, जिसमें दोनों ही प्रजातियों को हानि होती है, तथा
तथा श्रेष्ठ प्रजाति दुर्बल प्रजाति को श्रेष्ठ प्रजाति दुर्बल प्रजाति को आवास क्षेत्र से बाहर कर देती है। आवास क्षेत्र से बाहर कर देती है। आवास क्षेत्र से बाहर कर देती है। इसे गॉस का, ये गॉस वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखना, GAUS। इसे गॉस का प्रतिस्पर्धा बाह्यकरण का नियम कहा जाता है। गॉस का प्रतिस्पर्धा बाह्यकरण का नियम कहा जाता है। ठीक है, यह बाह्यकरण का सिद्धांत कहा जाता है। नियम की जगह लिखे सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जब दो प्रजातियों में संघर्ष होगा तो जो दुर्बल प्रजाति होगी उसको जो श्रेष्ठ प्रजाति है वो निकाल कर बाहर कर देगी। इसी को बोलते हैं गॉस का प्रतिस्पर्धा बाह्यकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो ये पार्ट आपका हो गया कौन सा, प्रतिस्पर्धा। अब हम बात करें प्रेडेशन, परभक्षण। एक और आपका पार्ट आता है इसी के साथ में, इसको बोलते हैं परभक्षण। चौथा भाग हो जाएगा परभक्षण। इसको बोलते हैं प्रीडेशन। परभक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बात है। इसमें भी ध्यान रखना, ये सब किसके लिए हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए होता है। और परभक्षण का मतलब होता है एक जीव का दूसरे जीव को खाना, एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना, दूसरे जीव द्वारा खाया जाना परभक्षण कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, जो जीव खाएगा तो एक जीव के लिए तो ये लाभकारी हो जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरे जीव के लिए ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और खा जाएंगे तो जीव की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, जीव की मृत्यु। पैरासाइट में जीव की मृत्यु नहीं हो रही थी, वो भी दूसरे जीव के द्वारा खाया जा रहा था, लेकिन वहां पर जीव की मृत्यु नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर लाभ होगा और यहाँ पर हानि के साथ साथ क्या होगा, जीव की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, जीव की मृत्यु। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर शाकाहारी को कौन खा जाते हैं, मांसाहारी जीव खा जाते हैं, मांसाहारी। ठीक है, तो शाकाहारी जीवों को जो मांसाहारी जीव खा जाते हैं उसमें शाकाहारी की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल दूसरा बात करें, नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में, या नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में कीटभक्षी पौधों द्वारा कीट पतंगों को खाया जाना। ठीक है, तो जिन मृदाओं में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्यों ऐसे हैं जहां पर कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। कीटभक्षी पौधे वे पौधे क्या करते हैं
कि कीटों को खाने का काम करते हैं। उनकी जो पत्तियां हैं वो ऐसी मॉडिफाई हो जाती हैं कि वो आसानी से जीवों को पकड़ते हैं और उनका रस चूसने का काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियां मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे इस तरह की पत्ती है तो ये क्या करेगी, एक पिक्चर की सी आकृति बना लेगी, घटपर्णी बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर, जैसे ही कीट यहाँ पर बैठेगा, कीट जैसे ही यहाँ पर बैठेगा, कीट फिसलकर इसमें अंदर गिर जाएगा और इसको क्या कर लेंगे, ये अवशोषित कर लेते हैं, इससे नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। तो ध्यान रखें, ऐसे पौधे को हम बोलते हैं घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा या पिचर प्लांट कहा जाता है, पिचर प्लांट। ठीक है, तो यूटिकुलेरिया भी कहा जाता है, यूटिकुलेरिया। नेपेंथीज, नेपेंथीज, नेपेंथीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लांट हैं जो कीटों को खाने का काम करते हैं। तो यूटिकुलेरिया या नेपेंथीज भी ध्यान रखें, ये प्लांट के नाम हैं। तो ये क्या करता है, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से पत्ती ऐसे खुल जाती है और इस पत्ती के यहाँ पर इस तरह से इस तरह की आकृति बनी होती है और ये काफ़ी चमकीली पत्ती होती है। और जैसे ही कीट इस भाग में बैठता है, कीट इस भाग में जैसे ही यहाँ पर कीट आके बैठेगा, तुरंत ये पत्ती क्या होगी, बंद हो जाती है और कीट इसके अंदर ही बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये पेड़ वृक्ष क्या करते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं, जीव को खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो चौथी कैटेगरी हो गई। अब पांचवी कैटेगरी जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म, उदासीन, न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म या उदासीन। उदासीन का मतलब है कि दोनों को ही कोई नुकसान नहीं होता है, तो किसी को कोई हानि ना हो, किसी को भी हानि नहीं। तो इसमें किसी को भी हानि नहीं होती है, लेकिन प्रकृति में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को हानि ना पहुंचाए, बहुत ही मुश्किल केस मिलता है। तो ये उदासीन संबंध कहलाता है, उदासीन संबंध। तो लिख लीजिए इसमें दो लाइनें उदासीन संबंध में। तो लिखिए, जब दो प्रजातियों की, उदासीन संबंध में लिखिए, जब दो प्रजातियों की पारस्परिक क्रिया का प्रभाव, जब दो प्रजातियों की पारस्परिक क्रिया का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं हो रहा हो, जब दो प्रजातियों की पारस्परिक क्रिया का प्रभाव एक दूसरे पर प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो उसे उदासीन संबंध कहते हैं। तो उसे उदासीन संबंध कहते हैं। पारितंत्र में ऐसा संबंध दुर्लभ ही दिखाई पड़ता है। पारितंत्र में ऐसा संबंध दुर्लभ ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक आपकी कुछ बातें क्लियर हो गई। पहले पेज पलट के देखोगे तो हमने बात कर ली व्यष्टि की, हमने बात कर ली समष्टि की, हमने बात कर ली समुदाय की, और अब हम बात करेंगे किसकी, इकोसिस्टम की। समुदाय से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाएगी।
तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र ध्यान रखना एक सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ मेंटेनिंग, ठीक है, या ये कहें इकोलॉजी की पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम बोलते हैं, एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के साथ अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखें, नेक्स्ट पेज से हम बात करेंगे और हेडिंग डालेंगे आप सब लोग इकोसिस्टम। अभी तक इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे बाकी 5 चीज़ों की, अब हम बात करेंगे किसकी? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, यहां तक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका ध्यान रखना। मैंने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र तक हम इसको पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखें यह पारिस्थितिकी की मतलब इकोलॉजी, यह पारिस्थितिकी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट। ध्यान रखें कैसी है? क्रियात्मक इकाई। और यह एक ध्यान रखना सेल्फ रेगुलेटिंग ऑफ सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम भी कहलाता है। स्टेटमेंट ध्यान रखें। तो पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग प्रोसेस होता है। मानव ही इस प्रोसेस को खराब करता है, बाकी ये सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ मेंटेनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्लियर है इतना? यह पारिस्थितिकी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य, जिसमें जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अंतर क्रिया, इंटरेक्शन, अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। और ध्यान रखना अंतर क्रिया के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा का प्रवाह भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देना, अंतर क्रिया के साथ साथ, अंतर क्रिया के साथ साथ ऊर्जा, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन, ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज क्या हो गई? पारिस्थितिकी तंत्र में पहली चीज क्या हो गई? यह एक क्रियात्मक इकाई हो गई। क्रियात्मक इकाई, ठीक है।
क्रियात्मक इकाई। दूसरी चीज इसके अंदर क्या हो गई, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में क्रिया, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अन्योन्य क्रिया हो गई। और तीसरी क्या हो गई, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। इन तीन बातों का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। तीन बातों का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये स्थिति बनती है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब देखिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इकोसिस्टम शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, या इसकी संकल्पनात्मक व्याख्या किसके द्वारा की गई, ठीक है। संकल्पनात्मक व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो यहां पर हम लिखते हैं, तो ध्यान रखना, अगला पॉइंट लिखें सब लोग आगे। इकोसिस्टम शब्द प्रथम बार तो इकोसिस्टम शब्द का पहली बार उपयोग करने वाला व्यक्ति था A.G. टेंसले, आर्थर जी टेंसले। प्रथम बार प्रयोग 1935 में, 1935 में, 1935 में A.G. टेंसले। तो ध्यान रखना, आर्थर टेंसले भी लिख सकते हैं। आर्थर टेंसले द्वारा किया गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, A.G. टेंसले ने, आर्थर टेंसले के द्वारा किया गया। लेकिन इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पनात्मक व्याख्या या संकल्पना के रूप में व्याख्या किसने की, E.P. ओडम के द्वारा की गई। तो ध्यान रखना, संकल्पना के रूप में व्याख्या संकल्पना के रूप में व्याख्या किसके द्वारा की गई, E.P. ओडम के द्वारा की गई। ODUM, E.P. ओडम। E.P. ओडम के द्वारा इसकी संकल्पनात्मक व्याख्या की बात की जाती है। 1953 में इसने बुक पब्लिश की थी, 53 में, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। 1953 में एक बुक आई थी E.P. ओडम की, इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। तो ये बुक का नाम जरूर ध्यान रखें, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। किताब किसके द्वारा लिखी गई, E.P. ओडम के द्वारा लिखी गई 1953 में। दो चीजें ध्यान रखनी है, 1935 में इस शब्द का ना पढ़ा पहली बार यूज हुआ, इकोसिस्टम शब्द का पहली बार उपयोग हुआ। और 1953 में E.P. ओडम के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। इसी वजह से E.P. ओडम को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। तो E.P. ओडम को, E.P. ओडम को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम। फादर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का पिता, पारिस्थितिकी तंत्र का पिता। तो ध्यान रखना अंतर है दोनों में, पारिस्थितिकी का पिता पूछा जाए तो वो अलग होगा, और पारिस्थितिकी तंत्र का पिता पूछा जाए तो वो आपका अलग होगा, ठीक है। दोनों का मतलब अलग अलग ध्यान रखना। तो इकोसिस्टम का मतलब आप जान गए, शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा, टेंसले के द्वारा।
इसकी संकल्पना के रूप में व्याख्या किसने की? ईपी ओडम ने की, और ईपी ओडम ने किताब लिखी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, और इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोसिस्टम। फादर ऑफ इकोसिस्टम इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र विस्तार क्या होता है। क्षेत्र विस्तार क्या होता है? ठीक है, तो हेडिंग डालें पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र विस्तार की देखिए हम यहां पर बात करें, इसका क्या क्षेत्रीय विस्तार होगा, तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला माइक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम। ठीक है, टेक्निकल टर्म है ये, इंग्लिश में लिखे जाएंगे मीजो इकोसिस्टम, और तीसरा होता है मैक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम। तो 3 प्रकार का माइक्रो, मीजो और मैक्रो। तो देखिए माइक्रो इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? जैविक और अजैविक घटक। अभी हम बात करेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। तो ध्यान रखें माइक्रो इकोसिस्टम में आप देखेंगे क्या होगा, जल की एक बूंद, जल की एक बूंद में भी देखेंगे आप विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक मिल जाते हैं। तो जल की एक छोटी सी बूंद से लेकर बहुत बड़े महासागरों तक क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र इसको कहते हैं। तो जल की बूंद है, कोई छोटा सा पौधा है, छोटा पौधा, तो ये भी क्या होगा? इकोसिस्टम का काम करता है, इकोसिस्टम की तरह व्यवहार करता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद की बात करें, तो जल की एक छोटी सी बूंद के अंदर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी मिल जाएंगे, जैविक घटक भी मिल जाएंगे, और अजैविक घटक में तो अब कई सारी चीजें आ जाती हैं, अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक और अजैविक घटक दोनों इसके अंदर मिल जाएंगे। तो एक ध्यान रखना, जल की बूंद भी एक पूरी तरह से इकोसिस्टम का काम करती है। या एक मान लीजिए सामान्य सा पौधा ले लीजिए, और पौधे में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, पौधे में भी कई सारे घटक पाए जाएंगे, कई सारे घटक इसमें भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा पौधा भी क्या करता है? जैविक और अजैविक घटकों का काम करता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दूसरी हम बात करें मीजो इकोसिस्टम की, तो मीजो में क्या हो जाएगा? इससे बड़ा, मतलब एक छोटा तालाब है, बांध है, बगीचा है, बाग है, ये क्या कहलाएगा? मीजो इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो इसके हम बात करें तो मीजो इकोसिस्टम में छोटा तालाब, कोमा बांध, बगीचा या बाग आदि ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? मीजो इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। अगर मैक्रो की बात करें तो ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में आ जाएगा। मैक्रो के अंदर जैसे वन क्षेत्र आपका आ जाए, फॉरेस्ट आ जाए बहुत बड़ी में, कोई घास का मैदान ले लें, सागर ले लें, नदियाँ ले लें, घास का मैदान, सागर या नदियाँ, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? मैक्रो इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। मैक्रो इकोसिस्टम।
तो पारिस्थितिकी तंत्र के हम विस्तार की बात करें तो ये माइक्रो, मीसो और मैक्रो 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। तो एक छोटी सी बूंद से लेकर बड़े से बड़े महासागर सब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम का ही भाग है। ठीक है, अब हम बात करें पारितंत्र के घटकों की, पारतंत्र के घटक। तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो घटक आप जानते ही हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक जैविक घटक कहलाएंगे और दूसरे अजैविक घटक कहलाएंगे। अजैविक घटक और दूसरी कैटेगरी क्या कहलाएगी, जैविक घटकों की कहलाएगी, जैविक घटक। या इंग्लिश में लिखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, और ये कहलाएंगे एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अजैविक घटकों की बात करें तो इसमें वो आ जाएंगे घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, वे घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे आपका भूभौतिक तत्व, जलवायु, खनिज, रसायन इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे भूभौतिक तत्व, जलवायु, खनिज, रसायन, ये सारे पार्ट किसके अंदर आ जाएंगे, अजैविक घटकों के अंदर आ जाएंगे। और अगर हम जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटकों को 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। शुरुआत में जैविक घटक, तो जैविक घटक को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो स्वपोषी होते हैं और दूसरे परपोषी होते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा होते हैं परपोषी हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। 2 कैटेगरी में बांट दिया, स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी की बात करें, स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे, वे पेड़ पौधे आएंगे जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे जो प्रकाश संश्लेषणी है तो इसमें प्रकाश संश्लेषणी और रसायन संश्लेषी 2 आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, स्वपोषी की बात करें तो इसके अंदर एक तो प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी पौधे आ जाएंगे, दूसरा रसायन संश्लेषी। ठीक है, मतलब एक तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस करने वाले आ जाएंगे। और अगर हम बात करें परपोषी की तो परपोषी कैटेगरी आपकी अलग हो जाएगी। परपोषी में हम बात करें तो इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे शाकाहारी है, शाकाहारी जीव आ जाएंगे, मांसाहारी जीव आ जाएंगे, या सर्वाहारी जीव आ जाएंगे, या अपघटक आ जाएंगे, अपघटक। विभिन्न कैटेगरी है, इसमें इसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। इसमें एक तरफ अजैविक है और दूसरी तरफ जैविक घटकों की बात की गई है।
और जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर ही क्या बनता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो एक जल की बूंद में भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र नजर आता है और बड़े महासागरों में भी पारिस्थितिकी तंत्र आप देख सकते हैं। जल की बूंद में भी आपको ये सारे पार्ट दिखाई दे जाएंगे, अजैविक तत्व, और जल की बूंद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं तो वो जैविक तत्वों के रूप में भी आप उनको देख सकते हैं। तो जल की बूंद भी ध्यान रखना एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो आपको पता ही है समुद्र क्या है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, कहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो देखिए यहाँ तक आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, इतना पार्ट आप पिछली क्लास में बात कर चुके थे साहचर्य वाला, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया था। किसी समुदाय में उपस्थित जीवों के मध्य विभिन्न प्रजातियों के मध्य निम्नलिखित प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। तो एक तो सहजीवी संबंध हो गया, जब दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य वैसा स्थायी संबंध हो जो एक की निर्भरता, एक का जीवन दूसरे पर निर्भर करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर हमने क्या किया, तीन भागों में बांट दिया। तीन तरह का सहजीवी संबंध था। एक तो परजीविता हो गया, पैरासिटिक, जिसमें एक को लाभ है दूसरे को नुकसान होता है लेकिन उससे होस्ट की मृत्यु नहीं होती है, जिसमें जू, खटमल, अमरवेल आ जाएगी। एक होता है सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, जिसमें एक को और दूसरे को, दोनों को लाभ होता है, दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसमें लाइकेन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल था कोरल पॉलिप और जूजेंथली का। तीसरा था सहभोजिता या कॉमन्सलिज्म, इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं होता है। उदासीन सिस्टम रहता है जिसमें बेल, लताएं वगैरह ये सब आ जाती है। ठीक है, फिर हमने इसको दूसरा पार्ट लिया जिसको बोलते हैं असहभोजिता। सहभोजिता हमने जान लिया था। फिर दूसरा पार्ट आ गया असहभोजिता, जिसमें एक को कोई लाभ ना हानि होती है लेकिन दूसरे को क्या होती है, हानि हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल एलिलोपैथी बताया था मैंने, अन्योन्य क्रिया प्रभाव। उसके बाद तीसरी कैटेगरी हमने ले ली जिसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। और प्रतिस्पर्धा में ध्यान रखना दोनों को ही नुकसान होता है। जो श्रेष्ठ होती है वो दुर्बल प्रजाति को बाहर भगा देती है, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा बाह्यकरण सिद्धांत गॉस का। फिर चौथी कैटेगरी ली परभक्षण या प्रेडेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना होता है। तो उसमें एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को हानि होती है, हानि के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें शाकाहारी मांसाहारी को खा लेते हैं, या जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे कीटों को खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल थे कीट खाने वाले प्लांट हैं ये। फिर हमने बात की थी न्यूट्रलिज्म, अगली कैटेगरी थी न्यूट्रलिज्म, जिसमें उदासीन संबंध होते हैं, किसी को कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती है। तो ये उदासीन संबंध वाली कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पर हमने ये व्यष्टि के बारे में पढ़ लिया, समष्टि पढ़ लिया, समुदाय पढ़ लिया, जाति की प्रजाति की संकल्पना पढ़ ली। अब हम आ गए किस पर, इकोसिस्टम पर आ गए। तो इकोसिस्टम आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यहीं तक हम पहुँचे हैं अभी। इकोसिस्टम को मैंने सही तरीके से आपको पहले परिभाषित किया, फिर इकोसिस्टम से संबंध में कुछ फैक्ट हैं कि शब्द का नाम, शब्द के सबसे पहले किसने दिया, या संकल्पना के रूप में व्याख्या किसके द्वारा की गई, और फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। फिर इकोसिस्टम के मैंने क्षेत्रीय विस्तार लिया, तो माइक्रो, मीजो और मैक्रो तीन पार्ट में इकोसिस्टम को डिवाइड किया। और फिर हमने इकोसिस्टम के घटकों को लिया, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों को मिलकर कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो कौन कौन से जैविक घटक हैं, कौन कौन से अजैविक घटक हैं, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभार सीधा ही पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है या अजैविक घटक है। तो ध्यान रखें कौन अजैविक में आ रहा है, कौन जैविक में आ रहा है। नाम से ही पता है, जिसमें जीवन है वो जैविक होगा, जिसमें जीवन नहीं है वो क्या होगा, अजैविक घटक के रूप में पाया जाएगा। तो इतना आज यहीं तक रहने देते हैं।
नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम बात करेंगे पर्यावरण की और उससे होने वाली प्रभाव की। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।